Hello friends, I Sushant. Welcome you all to class 9 history chapter number 4. We are continuing forest society and colonialism. We will start from the rise of commercial forestry. व्यावसायिक जो कि वन की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो कि डेट्रिच ब्रंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर, क्योंकि हम कहते हैं इसको, बुलाएं और उसे देश का पहला वन महानिर्देशक नियुक्त किया गया। डेट्रिच ब्रंडिस, याद रखो नाम को। ब्रंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों, इस पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्थापना 1906 में देहरादून में हुई, जहां जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उससे वैज्ञानिक बने की, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज परिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह जो पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष कटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित, इसको हम कहते हैं रिजर्व। दूसरा सुरक्षित, हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। तीसरा ग्रामीण या विलेज फॉरेस्ट। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने के या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो कि हम कहते हैं वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए
वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सकें। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्म काट डाली गई। वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए जो कि हम कहते हैं जो कुमड़े, इसको खोल का जो प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर इसको हम कहते हैं खाओ फेंको, नहीं कहते हैं प्लेट जैसा बनाते हैं। ये किस्म के पत्तल और दोनों बनाए जा सकते थे, दोनों। और इसमें जो दिया गया है, लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर जिसे हम कहते हैं सूती रेशम, इसकी कांटेदार छाल पर सब्जियां छिली जा सकती है। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, ये आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों इसकी दया पर होते जो उसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगीं। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। वनों के नियम जो कि खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय औपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा, इसको हम कहते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन, पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में हम कहते हैं लदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमैन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर एक साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलों उगाई जाती है, जिससे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राजील इसमें कसावा और लैटिन अमेरिका इसके अन्य भागों में मक्का व फलियां। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था,
उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही है, ऐसे जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते थे। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी जो कि बेशक कीमती ये पेड़ों के भी फैलाती लपटों की ये चपटे में आ जाने का खतरा बना रहता था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन जो विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेश बदलाना पड़ा तो कुछ छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। So dear friends, this much is all about the day. Once again, we'll meet in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you.